नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी को गोल पॉइंट एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग कुछ सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो हो गया रिटन और दूसरा हो गया अनरिटन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अमेरिका का है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर अनरिटन की बात की जाए तो वो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन वो अनरिटन है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में जितना भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा इंडिया का ही है। यह बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इलेबोरेटेड है और डिटेल डॉक्यूमेंट है। तो देखिए, इसका इतना एलिफेंटी साइज होने का मेनली 4 फैक्टर्स है। सबसे पहला हमारा हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर जैसे हमारा कंट्री तो बहुत वास्ट है। कंट्री में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, यहाँ का अलग रहन सहन, कल्चर, लोगों का बहुत सारा ट्राइबल एरिया है, भाषाएं अलग अलग हैं। तो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है। दूसरा हमारा आता है हिस्टोरिकल फैक्टर। ये इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद तीसरा है हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पे कि सिंगल स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक सेंटर के लिए अलग, लेकिन हमारे यहाँ तो एक सिंगल ही है। और कोई भी चीज़ के बारे में, लीगल चीज़ों के बारे में काफ़ी डेप्थ में, बिल्कुल डिटेल में लिखा गया है। अब देखिए, नेक्स्ट फीचर जानेंगे। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये जो है बहुत सारे सोर्स से लिया गया है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, यानी कि पॉलिटिकल जो भी एक्सपर्ट्स थे, वो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी वो रिसर्च किए, जिसके बाद उनको जो भी अच्छा लगा उससे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो ड्रॉ कर लिए, क्योंकि किसी की गलती से सीख लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, इसमें कि स्ट्रक्चरल पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है वो लिया गया है, वो डिराइव्ड है मोस्ट ऑफ द, जिसका लार्जर पार्ट है डिराइव है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और फिलोसॉफिकल पार्ट जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा है, उसके बाद देखिए आप, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरिश से लिया गया है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्ट जो है, तो पॉलिटिकल पार्ट जो है ये लिया गया है हमारा, बहुत बड़ा पार्ट इसका जो ड्रॉन किया गया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तीसरा देखिए हमारा साइलेंट फीचर का आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, इसके आधार पे जो है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो रिजिड और दूसरा फ्लेक्सिबल। देखिए, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर रिजिड की हम लोग बात की जाए तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जिसको कि स्पेशल प्रोसीड्योर की ज़रूरत होती है, वो आसानी से उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वैसा हो गया जिसको कि आराम से सिंपल सा कोई ऑर्डिनरी लॉज को पास करके और उसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, जैसे कि हमारा ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो देखिए, इससे क्या है, तो हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, बट ये दोनों से इंस्पायर है, दोनों से कुछ ना कुछ लिया गया है। अब देखिए, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का अथॉरिटी कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है? तो ये हमारा आर्टिकल 368, ये दो तरह का अमेंडमेंट को प्रोवाइड करता है। पहला हमारा हो गया, तो पहला कहा था सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ जो अमेंडमेंट होते हैं उसको पास करने के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। मतलब ये कि ईच हाउस में जितने भी मेंबर प्रेजेंट वोटिंग मेंबर रहेंगे, उसका 2/3 होना एकदम बिल्कुल अनिवार्य है। तभी हमारा जो है तभी मेरा
अमेंडमेंट हो पाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा कहता है कि some other provisions can be amended by a special majority of the parliament and with the rectifying by। इसका मतलब ये हो गया कुछ जो अमेंडमेंट है उसमें एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जिसमें कि जितना भी हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें उसका आधा होना अनिवार्य है। और कभी कभी क्या होता है बहुत छोटा मोटा जो अमेंडमेंट करना होता है तो वो एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी अमेंडमेंट हो जाता है, पार्लियामेंट के सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा हो जाता है। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। अगला आता है हमारा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी ब्यास। फेडरल सिस्टम तो हमारा जो भारत है वो हमारे भारत में क्या है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी ब्यास है। देखिए यूनिटरी ब्यास का मतलब हो गया जैसे कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ पे एक ही है, लोगों की सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट का और सेंटर का अलग अलग नहीं है, दोनों का एक ही लोगों का एक ही सिंगल सिटीजनशिप होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है और गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, स्टेट गवर्नर का। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इमरजेंसी हैं, प्रोविजंस है, ये सारे सब सेंटर का है, इसलिए ये यूनिटरी बेस हो गया। कुछ देखिए हमारा कंट्री जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है, जैसे कि देखिए आर्टिकल 1 हमारा कहता है, डिस्क्राइब किया करता है कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब दो बात हुआ, कोई भी स्टेट जो है हमारा कोई भी स्टेट है वो कोई एग्रीमेंट के तहत नहीं जुड़ा हुआ है, और किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जब चाहे हमारे इंडिया में मिल सकते हैं और वो जब चाहे तो अलग हो सकते हैं, वो अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट फीचर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसे हम आगे पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तो भी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ जान लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है देखिए दो तरह का होता है, एक तो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसे कि अमेरिका सब में प्रेसिडेंट के हाथ में मेन पावर होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा मेनली वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है। और देखिए एक अमेरिका में जो चलता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो किस चीज़ पे बेस होता है, तो इसमें आता है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में, दोनों के बीच में रहता है। जबकि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो ये डॉक्ट्राइन सेपरेशन होता है पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स, मतलब दोनों के बीच में अलग अलग पावर होता है। लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में रहते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए आगे आगे जानने के लिए आता है तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसके फीचर क्या क्या है। तो देखिए इसका सबसे पहला फीचर्स है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। हमारे यहाँ पे नॉमिनल हेड भी रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति रहते हैं, नॉमिनल हेड हो गए, और एग्जीक्यूटिव भी रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और भी तो नॉमिनल हेड हो गए और एग्जीक्यूटिव दोनों हो गए। और रूल किसका होता है, तो जो पार्टी मेजोरिटी में रहता है, जिसको ज़्यादा वोट मिला है, जिसे पब्लिक ने ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो वही मेजोरिटी पार्टी रूल में रहता है। देखिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों की। तो मिनिस्टर्स का लेजिस्लेचर में मेंबरशिप भी होता है। तो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, देखिए यहाँ पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टरों का भी लीडरशिप होता है और चीफ मिनिस्टर का अलग होता है। और डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस हो सकता है, लोकसभा असेंबली सबका डिजोल्यूशन भी हो सकता है। तो अगला हमारा फीचर आता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवर्जिनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए हमारे भारत में जो है ये जुडिशरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से, गवर्नमेंट से वो इंडिपेंडेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक पार्लियामेंट्री लॉज को
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के द्वारा छोटे मोटे लॉज को वो पास कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है, एक मेजर पोर्शन को वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के थ्रू कर सकता है। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 7 नंबर फीचर। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, और इसके ये जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे कंट्री का। इसके नीचे एक तो हाई कोर्ट होता है और स्टेट लेवल का कोर्ट होता है। देखिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये तो एक फेडरल है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी है हमारे कंट्री का सबसे हाईएस्ट अपील करने का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और ये हमें गारंटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए जो भी हमारे सिटीजन होता है, जो इंडिया के सिटीजन है, उसको ये फंडामेंटल राइट को वायोलेट ना हो। तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है। मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हुआ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन के रूप में भी काम करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारा प्रोविजन प्रोवाइड करता है जुडिशरी सिस्टम को, ताकि ये इंडिपेंडेंस रह सके, ये खुल के किसी भी चीज़ पे विचारों पे ये डिसीजन ले सके, उसके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर जज ऐसा नहीं है कि वो सब दिन रह सकता है, उसका भी एक रिटायरमेंट का समय होता है, तो उसके बाद वो रिटायर होगा। और जितना भी एक्सपेंस होगा सुप्रीम कोर्ट का वो सब कंसोलिडेट होगा फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद कोई भी तरह का व्यवहार विचार ये लेजिस्लेचर में जजों का ये सब लेजिस्लेचर में इससे डिस्कशन नहीं हो सकता है। और अगर कोई एक जज रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद उसके पास पावर नहीं रहता, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास पावर है किसी को पनिश भी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जुडिशरी सिस्टम जो है ये हमारे एग्जीक्यूटिव से अलग है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।